को, जो भी तुम्हारी परेशानी है, जो प्रॉब्लम है तुम्हारी, उन सब का एक्सप्लेनेशन है मेरे पास। सब कुछ डिकोड हो चुका है और अगले 5 मिनट के अंदर में सारे पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी यानी स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी सारे के सारे हिस्टोरिकल से लेकर के मॉडर्न सब कुछ याद करवा दिया जाएगा विथ निमोनिक्स एंड ट्रिक्स। इस वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन शुरुआत ठंडे दिमाग से करो। जो भी पिछला चल रहा था, जो अभी दिमाग में चल रहा था, सब भूल जाओ। बस फोकस रहना चाहिए मेरी बातों पर, कैमरा पर, सामने रखी कॉपी पर। और कॉपी नहीं है तो ले करके आ जाओ, ठीक है। तो अब धीरे से शुरुआत करते हैं, आराम से शुरुआत करते हैं एक अच्छे से कोट के साथ। कोट है, वी नो वट वी आर बट नो नॉट वट वी मे बी। हम ये तो जानते हैं कि हम अभी क्या है, पर आगे जाकर हम क्या बन सकते हैं, इस चीज को लेकर के हम अपने आप को जज अभी से नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास्ट के रिजल्ट्स और हमारे प्रेजेंट के रिजल्ट्स हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको बिल्कुल डिसाइड नहीं करते हैं। इसलिए फोकस सिर्फ कंसिस्टेंसी पर होना चाहिए। तो इस कोट के साथ शुरुआत करते हैं एकदम शांत मन से। पढ़ाई शांत मन से होती है, सिर्फ फोकस इस पे रहना चाहिए अभी, ठीक है। हमको अभी पढ़ना क्या है, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी यानी पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी। मतलब साइकोलॉजी स्कूल जाता था? अरे नहीं यार, रुको मैं बताती हूँ। अच्छा, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मेरे दिमाग में। जैसे कि हम अभी लिखते हैं, है ना, लिखने का काम बहुत समय से चल रहा है, लेकिन पहले भी हम ऐसे ही लिखते थे क्या? हम आईपैड या टैबलेट रखते थे अपने हाथ में, या फिर हम डॉट पेन्स का इस्तेमाल करते थे? सबसे पहले तो एकदम मोर पंख का इस्तेमाल करके लिखा जाता था, शायद मैं नहीं कह रही, लिखा जाता था। उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास क्या धीरे धीरे टाइम के साथ हमारे पास चौक आई और स्लेट आई, जिसे हम शायद खड़िया भी बोलते हैं, लिखते हैं जिससे। उसके बाद धीरे धीरे करते हुए हमारे पास एक पेन आती है जिसको शायद क्रीज कहते हैं, जिसको निप को डिप करके स्याही से लिखने का काम हम करते हैं। उसके साथ धीरे धीरे टाइम के साथ ये हुआ कि अब फाउंटेन पेन से लिखना है, जिसकी इंक स्याही फेंका जाती है, लेकिन उसी से लिखना है, तो वो फाउंटेन पेन से लिखने का काम हुआ। और फिर धीरे धीरे करते हुए हमारे पास पेंसिल्स तो पहले भी थी, पेंसिल भी इस्तेमाल किए धीरे धीरे। फिर डॉट पेन्स का काम हुआ, फिर डॉट और जेल पेन्स का इस्तेमाल हम करते हैं। अब उसमें बहुत सारे वेरिएशंस आ गए हैं। डॉट पेन्स में भी एकदम अच्छे अच्छे क्वालिटीज से लेकर के नॉर्मल क्वालिटीज के भी आ गए हैं, लिको फिको पेन्स भी हैं हमारे पास, और बहुत सारे जेल पेन्स की क्वालिटी भी है कि वाटर प्रूफ जेल पेन्स, हमारे पास वेरिएशंस है। अब उसके बाद क्या आ गया, हमारे पास टैबलेट्स, राइटिंग टैबलेट्स आ गई हैं, जो कि सस्ते में ही मिल जाएंगी आपको। उसके साथ हमारे पास आईपैड्स और टैबलेट्स हैं, जिसमें हम इन्फिनिटी पेजेस लिख सकते हैं विदाउट हार्मिंग एनवायरनमेंट एंड ट्रीज। तो हम क्या देख रहे हैं कि काम तो पहले भी लिखने का हो रहा था, अब भी लिखने का हो रहा है, लेकिन बदला क्या, मीडियम। किस तरह से हम पहले लिखते थे, क्या चीजें इस्तेमाल करते थे, और फिर वो धीरे धीरे शुरुआत होते 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 आज हम कहाँ आ गए हैं। उसी तरह से हमें समझना है कि साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, जिस तरह से हम उसे आज समझते हैं, क्या पहले भी वो ऐसी समझी जाती थी? क्योंकि ये 140 वर्ष के पीछे की ही बात है, जब साइकोलॉजी को एज ए साइंटिफिक स्टडी जैसे हम आज समझते हैं वैसे समझना चालू हुआ। तो वो शुरुआत किस तरह से हुई, धीरे धीरे उसे किस तरह से समझा जाने लगा, किन दिग्गजों ने, या हम कह सकते हैं किन साइकोलॉजिस्ट ने अपने किस तरह के व्यूज लेकर के आए नया नया, जिसकी वजह से हम साइकोलॉजी को उस तरह से जानते हैं जैसा हम उसे आज देख रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, हिस्टोरिकल अप्रोचेस में आपको 6 चीजें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप शुरुआत करेंगे ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन से, जो आपको ले जाएगा स्ट्रक्चरलिज्म की तरफ। उसके बाद आप फंक्शनलिज्म देखेंगे। फंक्शनलिज्म समझने के बाद आप गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी और साइको एनालिसिस और बिहेवियरिज्म की थ्योरी समझेंगे। तो मैं बहुत बेसिक से उठाती हूँ, आपको 5 मिनट के अंदर हम ये कवर कर लेंगे। पहली बार शुरुआत हुई थी साइकोलॉजी को समझने की, फॉर्मली किसने करा था? अब 1789 की डेट आपको याद होगी, हिस्ट्री में एक वॉर हुई थी बहुत फेमस, उसी को निकाल करके आप इसको उल्टा कर दो। 1789 तो आपको याद है, 1879 कर दो। लेपिजिग जर्मनी में एक जगह है, वहां पर विल्हेम वुंड, नॉट विलियम वंड, इट्स विल्हेम वुंड, उन्होंने पहली लैब एस्टैब्लिश करी। इससे पहले लैब नहीं होती थी क्या? बिल्कुल होती थी, लेकिन पूरी बात तो सुनो। उन्होंने लैब एस्टैब्लिश करी, किस तरह की, जहां माइंड को, ह्यूमन माइंड को साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू समझा जाए। ऐसा लैब उन्होंने पहली बार एस्टैब्लिश करा लेपिजिग जर्मनी में, 1879 का वो टाइम था। वर्ल्ड दुनिया भर से स्टूडेंट्स आते थे और वहां पर वो माइंड के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते थे कि कॉन्शियसनेस यानी कि हमारे कैपेबिलिटी, जिससे हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अवेयर रहते हैं, कि अगर आप बैठे हो कैमरे के सामने, मुझे देख रहे हो, आपको पता है सामने एक कैमरा है, उसमें कोई बोल रहा है, इट इज कॉन्शियसनेस। आपस में अपनी फ्रेंड से बात कर रही हो, क्या बोल रही है आप सुन रहे हो, आप उसे रिप्लाई दे रहे हो, इट इज कॉन्शियसनेस।
टू बी अवेयर ऑफ योर एक्सटर्नल एनवायरमेंट, इट इज व्हाट कॉन्शियसनेस इज अबाउट। वो कहते थे कॉन्शियसनेस को हम छोटे छोटे पार्ट्स में बांट सकते हैं, जैसे हमारे खुद की एक्सपीरियंसेस, यानी हम जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं या बोल रहे हैं, उस चीज़ों के बारे में हमारे दिमाग में क्या बन रहा है, अनुभव, हमारे विचार, क्या थॉट्स आ रहे हैं दिमाग में, वो हमारे इमोशंस उस चीज़ को लेकर, गुस्सा आ रहा है, एग्रेशन हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, वो सब कुछ इन छोटे छोटे पार्ट्स में हम उसको तोड़ सकते हैं और समझ सकते हैं। और वो इस चीज के लिए इस्तेमाल करते थे, को आप नोट कर लो, ऑब्जेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि अपने खुद के माइंड को ऑब्जेक्टिवली, यानी बिना किसी बायसनेस के, बिना अपना कोई व्यूज हाँ ना नुकुर लगाए समझना, अपना कोई बायसनेस, बिना कोई अपना नजरिया लगाए उस चीज को समझना कि क्या चल रहा है। नोट दिस पॉइंट, विलियम वुंड फादर ऑफ साइकोलॉजी हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑब्जेक्टिविटी और मेजरमेंट और ऐसी साइंटिफिक चीजों को पहली बार साइकोलॉजी में ला करके उतारा। नहीं है, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पहला चल रहा था, इसी से निकालो तुम स्ट्रक्चरलिज्म, क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म ही हमारा पहला पर्सपेक्टिव है ऑफिशियल। नोट मत बनाओ। एडवर्ड टिचनर कौन थे? विलियम वुंड के ही एक स्टूडेंट थे। उन्होंने उनके आइडियाज को और इलैबोरेट करा और उसका नाम दिया स्ट्रक्चरलिज्म, जिसमें वो कहते थे मेंटल प्रोसेसेस के साथ फिजिकल सेंसेशंस को भी समझा जा सकता है। अब हम यहाँ पर माइंड के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर रहे थे इस कंसेप्ट में, स्ट्रक्चरलिज्म में, लेकिन एक आए हैं आगे जिनका नाम है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स क्या कहते हैं कि एक मिनट तुम रुको जरा, तुम ये कह रहे हो कि टॉपर घर जाता है, किसी को नहीं बताता कि वो पढ़ाई कर रहा है, वो घर जाता है, चुपचाप अपने कमरे में बैठता है, पढ़ाई करता है, बहुत दिल लगा के पढ़ाई करता है और अच्छे नंबर ले आता है और एग्जाम में बहुत अच्छा टॉप कर लेता है, बहुत अच्छे से उसे चीजें याद रहती हैं। मैं ये जानकर क्या करूँ कि टॉपर घर जाता है और वो अच्छे से पढ़ के फिर नंबर ले आता है और फिर वो अच्छा एग्जाम में टॉप कर लेता है। मुझे तो ये बताओ कि टॉपर पढ़ता कैसे है, इस चीज से ना मेरा काम है, मेरा काम तो इससे बनेगा। तो इसी एग्जाम्पल से आप समझो फंक्शनलिज्म, यानी कि माइंड का स्ट्रक्चर क्या है वो तुम छोड़ो यार, जो चीज दिख नहीं रही है उसका तुम साइंटिफिक स्टडी करने की कोशिश कर रहे हो, इट इज नॉट एग्जैक्टली पॉसिबल। एक तो तुम किसी और का दिमाग नहीं पढ़ सकते, दूसरा अगर तुम खुद के थॉट्स को ऑब्जर्व करोगे तो थॉट्स बहुत फंबल्ड और जंबल्ड वे में रहते हैं। तुमने जिस पैटर्न में उन चीजों को सोचा है, तुम दोबारा उसको सोचने जाओगे तो वो थॉट्स वैसे नहीं रह जाते। अब तुम किसी और चीज के बारे में सोच रहे हो जो कि तुम्हारे पुराने थॉट्स थे और वो एग्जैक्टली तुम्हारे दिमाग में नहीं आएंगे। ठीक है, तुम ये फोकस कर रहे हो कि इस माइंड का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें क्या क्या एलिमेंट है, तुम ये क्यों नहीं फोकस करते कि माइंड काम कैसे करता है, हाउ वी वर्क, राइट इट डाउन, हाउ वी वर्क, हाउ वी अडैप्ट, हाउ वी प्ले। अथॉरिटी के सामने हमें दबना पड़ता है, ये हमें पता है, वी अडैप्ट टू दैट सिचुएशन। कैसे? तो मुझे ये बताओ माइंड काम कैसे कर रहा है। तो इसको याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है, स्ट्रक्चरलिज्म इज ऑल अबाउट व्हाट द माइंड इज, फंक्शनलिज्म प्रपोज हाउ द माइंड वर्क्स। तो व्हाट और हाउ का ये डिफरेंस है। विलियम जेम्स जो थे वो चार्ल्स डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी से बहुत इंस्पायर थे, या फिर जिन एनिमल्स के बायोलॉजिकल ट्रेट्स उन्हें हेल्प करते हैं अपने इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने को, वही आगे सर्वाइव कर पाते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, मैरी विटोन एक स्टूडेंट थी विलियम जेम्स की, जिन्होंने सारी एलिजिबिलिटी पास की हुई थी पीएचडी गेन करने के लिए, बट उन्हें नहीं दी गई जस्ट बिकॉज शी वॉज अ वुमन। लेकिन आगे जाकर टाइम में शी वॉज द वन हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। क्या फंक्शनलिज्म अभी भी एक कोई मेजर पर्सपेक्टिव है साइकोलॉजी को समझने के लिए? तो मैं कहूँगी एग्जैक्टली नहीं, बट इसका इन्फ्लुएंस दिखता है वेरियस अदर फील्ड्स में। ये एप्लीकेशन की बात करता है चीज़ों को समझने की, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी जैसे फील्ड्स में जहाँ अप्लाई किया जाता है मेंटल प्रोसेसेस को काम में, कि किस तरह से अच्छे से काम करके बेटर आउटपुट निकाला जा सके, इन चीज़ों में फंक्शनलिज्म की थोड़ी कहीं कहीं हमें दिखती है। गेस्ट्रॉल साइकोलॉजी का दिमाग में आते ही तुम्हें दो चीज़ याद रहनी चाहिए। पहला, मैक्स वर्दियाइमर, देखो प्रोनाउंसिएशन वो करो जो तुम्हें याद रखने में मदद करे, तो मैक्स वर्दियाइमर। उसके साथ दूसरी चीज तुम्हें याद रखनी है क्या? दूसरी चीज तुम्हें एक कोट याद रखना है, एक लाइन कह सकते हैं वो याद रखनी है, द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। अब हम गेस्ट्रॉल को समझाने की कोशिश करते हैं, जो कहती है कि साइकोलॉजी को समझने में देखो जो सेंसेशन और परसेप्शन का रोल है उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में समझने की बात कर रहे हो। अगेन स्ट्रक्चरलिस्ट को उन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट किया कि आप छोटे छोटे पार्ट्स की बात कर रहे हो कि उनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ो और फिर समझो, ये काम नहीं करेगा। क्योंकि अगर मैं आपको एक बहुत बेसिक एग्जांपल दूँ, ये हाथ है मेरा, अगर मैं ऐसे, दिस इज माई पाम, जिससे मैं काम करती हूँ, इससे बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन मैं ऐसे देखूँ, अच्छा ये एक उंगली है, अच्छा ये एक उंगली है, यहाँ एक नेल है, ऐसी 5 हैं और एक ये पार्ट है, तो क्या मैं सिर्फ इसे देखूँ, सिर्फ इस पार्ट को देखूं तो इसका कोई सेंस बनेगा?
क्या है ये, और सिर्फ इसको देखो, क्या इसका कोई सेंस बनेगा? लेकिन ये हार्ट क्यों है? क्योंकि सारा, जब इसके सारे पार्ट्स को मिला दो, देन इट इज समथिंग जिसको तुम हार्ट बोलोगे और जो एग्जैक्टली वर्क करेगा। होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। पार्ट्स को अलग अलग करके छोटा छोटा समझने की कोशिश करोगे और उसको मिलाने की कोशिश करके उससे अच्छा वो क्या चीज़ है उसका ऐसा होल देखो। हम लोग अब मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ। एक्चुअली दिस इज द इमेज। अब ये देखो, तुम ये क्या इसे इस तरह से समझोगे कि ये छोटे छोटे डॉट्स हैं जो कि एक लाइन बना रहे हैं? नहीं, यू विल ट्राई टू सी इट एज अ सर्कल, जबकि वो पूरा सर्कल नहीं है, बट वहाँ पे एक गैप है। बट वट यू आर परसीविंग इट इज एज अ सर्कल बिकॉज ऑफ वट यू आर मेकिंग द मीनिंग आउट ऑफ इट। साइको एनालिसिस, जहाँ सारे साइकोलॉजिस्ट आपस में अपने मेजर कंसेप्ट और पर्सपेक्टिव के साथ में आपस में लगे हुए थे। स्ट्रक्चरलिस्ट आपस में ही कन्फ्लिक्ट में थे कि एक्सपीरियंस का वो कौन सा खतरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फंक्शनलिज्म अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रहा था। गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी अपने बिग पिक्चर वाले कंसेप्ट को इलाबरेट करने की कोशिश करी थी। वहाँ एक साइकोलॉजिस्ट ने लिया बहुत अच्छा खासा डिफरेंट टर्न। वो कहते हैं कि डार्कर इवन डार्केस्ट, इस ऐसी चीज़ की वो बात करते हैं। वो कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा माइंड जो तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो सिर्फ उतना ही है? तुम्हें ऐसा लगता है कि जो चीज़ें तुम परसीव कर रहे हो, जिस तरह से मीनिंग निकाल रहे हो, जिस चीज़ों के बारे में तुम अवेयर हो, कॉन्शियसनेस, सिर्फ वही तुम्हारा माइंड है, वही तुम्हारे बिहेवियर को शेप कर रहा है? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे माइंड में एक ऐसा पार्ट है जो सबसे गहरा, सबसे अहम है, पर तुम उसके बारे में अवेयर नहीं हो, और वही तुम्हारे बिहेवियर को, वही तुम्हारे थॉट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, वही तुम्हारी परेशानी का कारण है, वही तुम्हारी मोटिवेशन का कारण है, वही तुम्हारे इंस्पिरेशन का कई तरीके से कारण है। अब उस चीज़ों के उन्होंने नाम दिया अनकॉन्शियस। सिगमंड फ्रॉइड के आइडियाज, उनके थेरेपी करने के तरीके को ही बोला जाता है साइको एनालिसिस। उसमें अब हम बताएं, थेरेपी में वो ड्रीम एनालिसिस और फ्री एसोसिएशन का इस्तेमाल करते थे। बिहेवियरिज्म में इवान पावलोव का जिक्र होता है, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था विद द डॉग्स। अब उसमें उन्होंने ये किया था कि डॉग्स जो हैं, उन डॉग के साथ उन्होंने क्या किया कि उसको फूड सर्व किया जाता था बेल लगाने के बाद। पहले घंटी बजती थी, फिर उसके सामने खाना आता था, फिर घंटी बजती थी, उसके सामने खाना आता था। धीरे धीरे ये चीज़ बहुत दिन तक की गई और एक पॉइंट ऐसा आया एक्सपेरिमेंट को बहुत लंबे वक्त तक करने के बाद कि सिर्फ और सिर्फ घंटी बजी और उसके मुंह में सलाइवा सिक्रीट हो गया। मतलब पहले घंटी बज रही थी, खाना आ रहा था, खाना देख के सलाइवा सिक्रीट होता है मुंह में, और ये बार बार हो रहा था। लेकिन अब एक टाइम ऐसा आ गया लॉन्ग टाइम तक ये करने के बाद कि सिर्फ बेल बजी और उसके मुंह में सलाइवा सिक्रीट हो गया। कुछ स्टिमुलस हम कहते हैं जिस पर हम रिएक्ट करते हैं, ठीक है? तो वो स्टिमुलस होता है। हर एक चीज़ एक स्टिमुलस है, ठीक है? क्योंकि हर एक चीज़ में तुम जब रिएक्ट, मतलब किसी भी चीज़ जिसमें तुम रिएक्ट कर रहे हो वो सबका स्टिमुलस है। इन्वायरमेंट में प्रेजेंट एक्सटर्नल फैक्टर स्टिमुलस है, उस पर तुम रिस्पॉन्स करते हो। तो उन्होंने ये जिक्र किया, उन्होंने ये बताया कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप में एक थर्ड फैक्टर डाला जा सकता है, और वो थर्ड फैक्टर ट्रिगर कर सकता है उस रिस्पॉन्स को विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द स्टिमुलस। ये होता है एक स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप के बारे में उन्होंने बताया। और इस बात को उन्होंने कंडीशनिंग कहा कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एक फैक्टर हम ऐड कर सकते हैं जिसके कारण ही रिस्पॉन्स आ सकता है। यू डो नॉट नीड द स्टिमुलस टू बी देयर। इवान पावलोव के बिहेवियरिज्म में मैंने एक बार मिस करती, मैं आपको भी बताती हूँ कि बिहेवियरिज्म में इवान पावलोव ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया, उसके ये कंडीशनिंग उन्होंने इंट्रोड्यूस करी। लेकिन एक है जॉन बी वॉटसन, उन्होंने साइंस ऑफ बिहेवियर को एक कंसेप्ट दिया जिससे ही बिहेवियरिज्म कहा जाता है, क्योंकि वो चाहते थे कि ये स्ट्रक्चरलिस्ट, फंक्शनलिज्म, गेस्टॉल्ट ये सब जो चल रहा था, वो चाहते थे साइकोलॉजी को वापस से ऑब्जर्वेबल और साइंटिफिक मेथड पर लेकर के आओ। वो चीज़ें देखो जो ऑब्जर्वेबल हैं, तो बिहेवियर को एनालाइज करो। जहाँ सिगमंड फ्रॉइड कह रहे हैं कि हमारे दिमाग के अनकॉन्शियस में बहुत सारा रिप्रेस थॉट है जिसकी वजह से हम एक पर्टिकुलर एक्ट कर रहे हैं, और उसमें ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ साइकोथेरेपी चाहिए, साइको एनालिसिस की थेरेपी चाहिए ताकि उसे हम बाहर निकाल सके, पर्सन अवेयर हो सके। ये कहते हैं कि हमारे कंडीशनिंग गलत हुई है, हमारी मतलब हमने कोई चीज़ लर्न उस वे में करी है, अब वो हमें इन्फ्लुएंस कर रही है। हमने किसी चीज़ हमने एक गलत रॉन्ग बिहेवियर लर्न किया है जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो वो रॉन्ग बिहेवियर को ठीक करने के लिए कोई चीज़ लर्न की गई है, उसे अनलर्न करके हम ठीक कर सकते हैं।
तो ये था बिहेवियरिज्म, और बिहेवियरिज्म आज बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है हमारी साइकोलॉजी को।